नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत है। शेयर बाजार में आज जो है सेंसेक्स ठीक-ठाक है, ठीक मतलब नीचे नहीं है, अभी तक पॉजिटिव बता रहा है। लेकिन दुनिया में घमासान मचा हुआ है और सोना-चांदी का भाव इसलिए उठ रहा है, गिर रहा है, कई सारी चीज़ें हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि देखिए, असम में चुनाव होने वाला है, तो हेमंता बिस्व शर्मा लगातार मुसलमानों के खिलाफ ज़हर भर रहे हैं। पिछले दिनों एक वीडियो आपने देखा होगा, उस वीडियो में वो कह रहे थे कि रिक्शा वाला मियाँ जो है, रिक्शा वाला है, उससे ₹5 होता है तो ₹4 दो, मत दो उसको टॉर्चर करो। एक और वीडियो मैं देख रहा था, उसमें कह रहे थे कि मियाँ भाई मतलब बांग्लादेशी घुसपैठिया। हमारे यहाँ मियाँ मुसलमान को कहते हैं। मुस्लिम दंगे जब हुआ करते थे, हिंदू मुस्लिम राइट्स, तो मैं गाँव में जब छोटा था तो मैं सुनता था कि कहते थे लोग कि मियाँ मारी हो गई। मियाँ यानी मुसलमान ही कहते हैं। और असम के मुख्यमंत्री खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ ज़हर उगलते हैं। और ज़हर ही नहीं कहिए कि बोले जब भी बोलते हैं वो असम के भीतर या बाहर, वो चाहे झारखंड के चुनाव में बोला हो या बिहार के चुनाव में बोला हो या बंगाल के चुनाव के दौरान बोलेंगे, उनकी तमाम बयानबाजी वो मुसलमानों के खिलाफ। और हिंदू मुस्लिम नैरेटिव जो है वो असम में चरम पर है। हालांकि पूरे देश में हिंदू मुसलमान राजनीति चलती रही है और अडवाणी जी इसके जो है सबसे बड़े नेता रहे। फिर अडवाणी जी से आगे बढ़ गए मोदी जी, चूंकि अडवाणी जी फिर भी एक संस्कार मेंटेन करके रखते थे, एक सीमा बना करके रखते थे। मुसलमानों के खिलाफ जहर उन्होंने भी खूब भरा, लेकिन एक उनकी सीमा थी। नरेंद्र मोदी ने वो तमाम सीमाएं तोड़ दी और नरेंद्र मोदी के साथ साथ वो तमाम सीमाएं तोड़ दी उनके राज्यों उनके दौरान, जब वो प्रधानमंत्री हैं उनके दौरान जो मुख्यमंत्री बने अलग अलग प्रदेशों में, उन लोगों भी तमाम सीमाएं तोड़ दी। चाहे आदित्यनाथ हो, चाहे वो असम के मुख्यमंत्री हो, कर्नाटक से कई लोग क्या क्या नहीं बोलते हैं। कुछ नेता तो जाने ही इसलिए जाते हैं कि वो मुसलमानों के खिलाफ जितना गंदा बोल सकते हैं वो गंदा उतना बोलते हैं। और शायद ही कोई दिन होता है जब खबरों में पिछले लंबे समय से, कई सालों से मुसलमान के खिलाफ जहर की खबर न हो। कहीं वो चाहे वो मॉब लिंचिंग की बात हो, चाहे गौ हत्या से जुड़े हुए मामले हो, चाहे वो सड़क पर बाजार दुकान लगाने की बात हो, तमाम चीजें अभी उत्तराखंड में देखिए चल ही रहा है। वो दीपक रावत जिसने कहा कि हाँ मैं दीपक हूँ, उसके पीछे बजरंग दल के लोग पड़ गए, उसको मारने के लिए आए। और अब उसको हमेशा ये डर सता रहा है कबीर को कि पता नहीं कौन क्या करके जाए। लेकिन अब लड़ाई जब ठानी है तो छोड़ भी नहीं सकता, भाग भी नहीं सकता। और हालांकि जो जिम ट्रेनर्स हैं, क्योंकि वो जिम चलाता है आदमी, जो जिम ट्रेनर्स हैं उन लोगों ने एक सॉलिडेरिटी दिखाई है और कहा है कि हम दीपक भाई के साथ हैं। उत्तराखंड में वही चल रहा है जब से ये धामी बने हैं मुख्यमंत्री। और उनकी यूएसपी या कहिए इनकी पहचान यही है कि मुसलमानों के खिलाफ कितना जहर उगल सकते हैं, किस किस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं। तो पुष्कर धामी हो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, नरेंद्र मोदी हो भारत के प्रधानमंत्री, आदित्यनाथ हो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, या हेमंता बिस्व शर्मा हो असम के मुख्यमंत्री, या शुभेंदु अधिकारी हो विपक्ष के नेता, भाजपा के नेता पश्चिम बंगाल के, इन सब के पास एक स्ट्रेटजी है, एक एजेंडा है, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना, मुसलमानों के खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ। कई दफा मुझे लगता है कि क्या संविधान में लिखा है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, संविधान में लिखा है कि जाति धर्म लिंग भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन तमाम भेदभाव क्यों हो रहा है? हमारी न्यायपालिका क्यों पंगु बनी हुई? उस पर मुकदमे क्यों नहीं होते? ऐसे लोगों को जेल में बंद क्यों नहीं दिया जाता, कर दिया जाता है? ऐसे लोगों के खिलाफ इनको सरकार से बर्खास्त क्यों नहीं किया जाता है? जो मुख्यमंत्री संविधान के खिलाफ बोलता है उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री क्यों रहने दिया जाता है? ये सारे सवाल आम आदमी के दिमाग में भी उपजते हैं। और ऐसा लग रहा है कि सड़क पे जो नंगा नाच हो रहा है उसमें साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि जो मुसलमानों के खिलाफ जो जहर उगलते हैं, वो चाहे झंडू बाबा हो जिसको 3 लाइन लिखना नहीं आता है, जिसकी पढ़ाई चौपट है,
वो धर्म गुरु बना फिर रहा है और वो तमाम जहर उगल रहा है। और चाहे वो किसी हिंदू संगठन का गुंडा हो, हालांकि ये इस्लाम मानने मुसलमान संगठन के भी कई गुंडे हैं जो बकवास करते रहते हैं। महाराष्ट्र में बड़ी चर्चा हुई थी नगर पालिका के चुनाव में, वो मुंब्रा साइड का एक विधायक जो है, एक नगर सेविका बनी, उसके बाप ने क्या क्या नहीं बोला। तो दोनों तरफ ऐसे लोग हैं और दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में जो न्याय व्यवस्था है, जो कानून व्यवस्था है, ऐसे गुंडों को जो है वो ठीक करने का काम नहीं कर पाती। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। राहुल गांधी कह रहे हैं भाषण देते हुए कि जब सरकार बदलेगी और याद नहीं कल असम का मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जेल जाएगा, इसका जेल जाना तय है, कोई बचा नहीं सकता। सुनिए क्या बोल रहे हैं राहुल गांधी, फिर आगे बात करेंगे। रहा हूं कि कुछ ही समय में आपको यही मीडिया वाले आपके चीफ मिनिस्टर को जेल जाते हुए दिखाएंगे और इससे उनको ना मोदी बचा पाएगा, ना अमित शाह बचा पाएगा। आप देखना, वो जेल के अंदर आपको दिखेंगे। आपके चीफ मिनिस्टर अपने आप को चीफ मिनिस्टर नहीं समझते हैं, असम के राजा समझते हैं। और असम का राजा 24 घंटे कभी अदानी को, कभी अंबानी को आपका धन, आपकी जमीन देने में लगे हुए हैं। अगर आप उनकी आवाज अच्छी तरह सुनोगे, टीवी में अगर आप उनको अच्छी तरह देखोगे, तो आपको पता लगेगा कि आवाज के पीछे डर है। बड़े बड़े बातें करते हैं, चिल्लाते हैं, मगर आप आज जाकर टेलीविजन पे उनका चेहरा देखना, उनकी आवाज सुनना, और आपको दिखेगा कि उनकी आवाज में, उनके दिल की गहराई में डर है। क्योंकि वो जानते हैं कि एक ना एक दिन कांग्रेस के जो बब्बर शेर हैं, उन्हें पकड़ के जेल के अंदर डाल देंगे। वो जानते हैं कि जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उनके परिवार ने जो भ्रष्टाचार किया है, कभी ना कभी उसका हिसाब उन्हें असम की जनता को देना पड़ेगा। तो ये राहुल गांधी बोल रहे थे। अब ये भी कह सकते हैं कि जो नेता बोलते हैं चुनावी सभाओं में, क्या वो सही होता है? और राहुल गांधी भ्रष्टाचार को लेकर के बोल रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार किया है। आप याद कीजिए, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो ढेर सारे लोग भ्रष्टाचार में जेल भी गए, लेकिन जेल जाने के बाद फिर वो बरी कर दिए गए कि उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जब नहीं थे, वहां के गुजरात के मुख्यमंत्री थे, चुनाव होने वाला था 2012-13 को याद कीजिए। सुषमा स्वराज, भाजपा के कुछ और नेता लगातार कह रहे थे रॉबर्ट वडेरा जो है जेल जाएंगे, रॉबर्ट वडेरा को जेल में बंद करके रहेंगे। 11 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार है, रॉबर्ट वडेरा का कुछ नहीं बिगड़ा है, वो जेल नहीं गए। राहुल गांधी और सोनिया गांधी पे मुकदमा है, लंबे समय से चल रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी ने केस किया था, जो अखबार है उसको लेकर के, नेशनल हेराल्ड को लेकर के, नेशनल हेराल्ड का मैटर को लेकर के ईडी ने पूछताछ की, नए केस दर्ज किए, क्या क्या हुआ। कोर्ट ने कहा कि जो है पहले आप एफआईआर दर्ज करने का आधार तो लाइए। लास्ट यही सुनवाई हुई थी। 11 साल 12 साल हो गए, अब तक कोई कुछ चार्जशीट तक नहीं सही तरीके से दायर कर पाई है एजेंसियां। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ तमाम तरीके की जांच की जाएगी, ये की जाएगी, वो की जाएगी, कुछ नहीं हुआ। करप्शन में किस तरह से लोग जेल जाते हैं, नेता खास करके, वो हम सब जानते हैं। कुछ लोग हालांकि गए हैं, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, चाहे वो जयललिता हो, या और कुछ लोग, कई नेता तो जेल में रह गए। कलमाडी साहब की मृत्यु हो गई, वो भी जेल में रहे लंबे समय। लेकिन बहुत कम, सुखराम बड़ा फेमस थे, टेलीकॉम घोटाला हुआ था, बड़ा चर्चित था सुखराम जी का। और लेकिन बहुत कम लोग करप्शन के चार्जेस में फंसते हैं, जेल जाते हैं। ईडी ने कई मुख्यमंत्रियों को मोदी जी के कार्यकाल में, खास करके विपक्ष के जो मुख्यमंत्री हैं, उनको जेल भेजा। लेकिन वो सारे मुख्यमंत्री, चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे वो
केजरीवाल हो, सब जेल के बाहर है। मुकदमा चल रहा है, चलता रहेगा, फिर पता नहीं क्या होगा। ये भी संभव है आने वाले समय में कि मुख्यमंत्री बनते ही सब फिर अपना-अपना मुकदमा वापस करवा लेंगे, या दिल्ली में जब सरकार बदलेगी तो मुकदमा वापस हो जाएगा। अब याद कीजिए किस तरीके से महाराष्ट्र के जो अजित पवार डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने, बाद में उनका निधन हो गया अभी कुछ दिन पहले 28 जनवरी को। उनके खिलाफ नरेंद्र मोदी जी ने क्या-क्या नहीं बोला था। देवेंद्र फडणवीस ने क्या-क्या नहीं बोला था। लेकिन वो सरकार के साथ आ गए, सारे करप्शन के मामले खत्म हो गए। एजेंसियों ने कहा कि कोई करप्शन किया ही नहीं। हालाँकि आम आदमी जो थोड़ा बहुत भी जानता है राजनीति को, जो पत्रकार, वो सब जानते हैं कितने हज़ार करोड़ की प्रॉपर्टी इन नेताओं के पास कहाँ से आ जाती है। लंबे समय तक जो मुख्यमंत्री रहा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहा और मंत्री रहा, उसको तो छोड़ दीजिए। नगर सेवक जो बन के जीत के आता है, वो करोड़ों में खेलने लगता है। हमारे इलाके के नगर सेवक के देखिए करोड़ों-करोड़ रुपए हैं, बड़े बिल्डर इलाके के बने होते हैं। तो नेतागिरी का मतलब ही होता है कि पैसे कमाओ और जेल जाने का खतरा जो है लगभग नहीं रहता है, क्योंकि पूरा हमारा सिस्टम जो है करप्शन की गोद में बैठा हुआ है। राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो जेल जाएगा, लगता है कि राहुल गांधी ईमानदार व्यक्ति हैं, शायद हो, लेकिन उम्मीद कम दिखती है, देखना है। लेकिन एक बात तो सही है कि जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हिमंता विश्व शर्मा करते हैं मुसलमानों के खिलाफ, वो मुख्यमंत्री पद के योग्य कतई नहीं है। और भारत में अगर सभ्य समाज कहीं है, तो सभ्य समाज को जो है इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए था। सभ्य समाज की जब बात करते हैं तो न्यायपालिका सबसे ऊपर चली जाती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का क्या हाल है कि जो अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन पर भी करप्शन के चार्ज हैं, आय से अधिक संपत्ति के चार्ज हैं, लेकिन वो गुम है। आरोप लगे थे लेकिन बावजूद इसके वो जो है सीजीआई है और कई सारे जजेस हैं। जजेस के खिलाफ खूब ऐसे मामले हैं। और मैं देख रहा था कि न्याय व्यवस्था की क्या हालत है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट, कहाँ गया मेरा मोबाइल में रखा था, न्याय यहाँ के जो हाई कोर्ट के जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के कोई जज हैं, वो बता रहे थे न्यायपालिका की हालत भयावह स्थिति। मतलब इतनी भयानक स्थिति है कि उन्होंने कहा कि किसी भी जिले में, यूपी के किसी भी जिले में न्याय सम्मत या कहिए कि कानून सम्मत शासन नहीं चल रहा है। आईपीएस अधिकारी हों, देखिए इनका नाम है जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल। और उन्होंने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि उत्तर प्रदेश में पुलिस अधिकारी, जजों, खासकर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सीजीएम, आप याद कीजिए संभल वाला जो घटना हुई थी, संभल में सीजीएम ने जो आदेश दिया था कि इस आदमी के खिलाफ, अनुज चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाए, एसपी ने कहा नहीं दर्ज करूंगा, जांच हो चुकी है। वो सीजीएम जो है बाद में संभल के सीजीएम को ट्रांसफर कर दिया गया। तो वो उसके लिए बोल रहे हैं वो कि सीजीएम पर खास आदेश देने के लिए लगातार दबाव डाल रहे हैं। और ये भी कहा उन्होंने कि राज्य के वकील से कहा राज्य के वकील से कहा कि कोर्ट यूपी को पुलिस स्टेट नहीं बनने दे सकता। यानी वकीलों की ज़िम्मेदारी है कि पुलिस स्टेट बनने से प्रदेश को बचाए। अंदाज़ा लगाइए किस हाल में उत्तर प्रदेश है और ये बीजेपी का खास रणनीति है, देश को अपनी मुट्ठी में करने का, है ना? अपने तरीके से चलाने का। और देखिए वो आगे कह रहे हैं कि कोर्ट ने कहा कि हर जिले में कानून का पालन नहीं हो रहा है। मुझे एक भी ऐसा मामला नहीं मिला जहाँ कानून या सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन किया गया। कभी-कभी ये जिला प्रमुख, पुलिस प्रमुख और जुडिशियल ऑफिसर के बीच झगड़े की वजह बन जाता है। जब भी जुडिशियल ऑफिसर या सीजीएम पूछते हैं आपको किसी जिले की किसी घटना के बारे में पता होगा, जब भी जुडिशियल ऑफिसर या सीजीएम पूछते हैं कि आप पालन क्यों नहीं करते हैं, तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी और जुडिशियल ऑफिसर के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है, ये एक आम बात हो गई है। और एसपी किसी खास ऑर्डर के लिए जुडिशियल ऑफिसर पर दबाव डालना शुरू कर देते हैं। तो ये जो है हालत है उत्तर प्रदेश की, देश के सबसे बड़े जि स्टेट की। इससे अंदाज़ा लगाइए कि आपका देश कहाँ चल रहा है।
अब उत्तर प्रदेश की एक और घटना आपको दिखाऊं। देशपाल साहब ने तो कह दिया, देशपाल साहब ने कि जो देशपाल साहब ने कहा तो कि वकीलों के कंधे पे है। वकीलों के साथ क्या हो रहा है, ये सोनभद्र में एक दिन आपको पता बताया था, हमने बताया था, आपने देखा भी होगा कि एक वकील के साथ किस तरह मारपीट की थी एक टोल प्लाजा पे। और फिर टोल प्लाजा के पर जाकर के वकीलों ने हंगामा किया, तोड़ फोड़ किया। और उसके बाद फिर जो है ये जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है उसने टोल प्लाजा को सीज किया और उन कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए, क्या क्या जुर्माना लगाया, क्या क्या हुआ तमाम। और कहा गया कि टोल प्लाजा इस तरह की गुंडागर्दी नहीं कर सकता। नेशनल हाईवे ने कहा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने कहा कि इस तरह के गुंडागर्दी नहीं कर सकते, आपको नागरिकों के साथ सही तरीके से व्यवहार करना होगा। लेकिन फिर एक घटना आई है सोनभद्र से, देखिए वीडियो देखिए, फिर आपको हम ये महिला वकील है जो साड़ी पहनी तो ये जो है गाली गलौज, मारपीट, महिला वकील और उनके साथ कुछ और लोग थे जिनके साथ ये मारपीट हुई सोनभद्र टोल प्लाजा। अब ये अनुमान लगा लीजिए कि वकील सुरक्षित नहीं है। एक और मैं घटना बताऊं, अभी एक और घटना आई है, उस पर रात पे हम बात करेंगे। इतनी घटनाएं हैं कि मन जो है भयभीत हो जाता है, डर जाता है। ये देखिए है कॉन्फिडेंट ग्रुप है, उसके चेयरमैन ने खुदकुशी कर ली। और जबकि वो 9,000 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं, उनके पास प्राइवेट जेट है, 200 ज्यादा कारों के मालिक हैं, बड़ी कंपनी है। और उनके ऊपर आईटी की रेड पड़ी। दोपहर 12 बजे आईटी अधिकारी बेंगलुरु में कॉन्फिडेंट ग्रुप के ऑफिस पहुंचे, ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। 2 बजे सीजी राय ऑफिस गए। 2:30 बजे आईटी अधिकारियों ने सीजी राय से कुछ कागजों पे साइन करने को कहा। 3 बजे राय अपने प्राइवेट केबिन में गए। दोपहर 3:10 पर रॉय ने पिस्तौल निकाली, खुद को छाती में गोली मार दी। दोपहर 3:03 पर 30 मिनट पर कर्मचारियों और अधिकारियों ने रॉय को अस्पताल पहुंचाया और डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। 9,000 करोड़ का मालिक, कॉन्फिडेंट ग्रुप का चेयरमैन, वो आत्महत्या कर देता है। आईटी के अधिकारी क्या पूछते हैं, क्या कागज साइन करवाना चाहते हैं, ये भी जांच का विषय है। और वहां के जो डिप्टी ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं कर्नाटक के, डीके शिवकुमार, उन्होंने कहा कि हम हाई लेवल जांच करेंगे और सच्चाई का पता लगाएंगे। केरल से एक टीम यहाँ आई थी और जांच से और जानकारी सामने आएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए था। वह एक अच्छे बिजनेसमैन थे, हमसे दिल्ली से भी एक रिपोर्ट मांगी गई है। तो ये घटना जो है, 9,000 करोड़ का मालिक आत्महत्या कर लेता है। इससे अंदाजा लगाइए कि देश में क्या चल रहा है। टोल प्लाजा पर वकीलों के साथ मारपीट हो सकती है, कोई जगह नहीं है। एक साथी हमारे अभी लिख रहे थे, देखिए वो कह रहे थे कि ट्रेनों में भी जो है खूब मारपीट हो रही है। देखिए लिख रहे हैं कि कहाँ गया, हाँ कुमार लिख रहा है, कुमार DL786 अपना नाम लिख दिया कीजिए, क्योंकि नाम पता नहीं चलता है कौन है आप। टोल प्लाजा हो या फिर रेल कोच अटेंडर, सभी जगहों पर माफिया, हर जगह मारपीट है। कौन कहाँ, दुकानदार, मार्केट में जाइए, मतलब खाटू श्याम जी का, राजस्थान के लोग तो जानते होंगे, खाटू श्याम जी का मंदिर है, खाटू के श्याम जी, वहां जो दोनों तरफ दुकान लगाने वाले हैं, कई बार उन लोगों ने मारपीट की है। जो आस्थावान लोग जाते हैं वहां चढ़ावे के लिए, वहां प्रसाद चढ़ाते हैं या पूजा पाठ करने जाते हैं, उनके साथ मारपीट की है, उनके परिवार वालों के साथ बुरी तरह मारपीट की। और धार्मिक स्थलों पर दुकानदारों का इतना बड़ा कॉकस है कि वो लिटरली मैं कहूं, इसलिए मैं, हालांकि मैं तो जाता नहीं, पहले जाया करता था, लूट है। 2 रुपया का सामान 200 रुपया में आपको लेना पड़ेगा, जबरदस्ती गले में लटक जाएंगे आपके। जिसे रास्ते पे चलते हुए आप देखिएगा आजकल भिखारी भी जबरदस्ती लपट जाते हैं।
ये जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं वो ट्रेनों में जाइए, बसों में जाइए, जहां जाइए। हमारे बिहार में तो मैं देखता हूँ कि अब बस पे चढ़ जाने लगे। अब बस पे अगर जा रहे हैं पटना से किसी जगह, तो तमाम बसों पर चढ़ जाते हैं, जिससे सब्जी बेचने, जिससे मूंगफली बेचने वाले, फलाना बेचने वाले, वैसे ट्रांसजेंडर भी पहुंच जाते हैं और वो जो है आपसे वसूली करेंगे। तो संख्या में 8-10 होते हैं, कुछ बोलेंगे तो मारपीट करेंगे आपके साथ। ये गुंडागर्दी मुंबई की ट्रेनों में देख लीजिए, मुंबई की ट्रेन में घुस जाते हैं, जबरन आपसे पैसा लेंगे। तो हर तरफ जो है वसूली चल रही है। वो पुलिस वाला वसूल रहा है, वकील वसूल रहा है, नगर सेवक वसूल रहा है, विधायक वसूल रहा है, गुंडा वसूल रहा है, ट्रांसजेंडर वसूल रहे हैं, औरतें औरतें भी ऐसी आ गई हैं जो आपको फंसा लेती हैं और आपसे पैसे वसूल लेते हैं। ठग तो हर तरफ है। ऑनलाइन इतनी ठगी हो रही है कि बड़े बड़े लोग ठगे जा रहे हैं। अब तो हाउ ये डिजिटल अरेस्ट एक नया शब्द आ गया, डिजिटल अरेस्ट कर दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि आप ये करो। मतलब इतना केओस है कि किसी दिशा में आपको सुकून नहीं, कहाँ आप ठग जाएंगे, कहाँ आप फंस जाएंगे। कल मैं अपने एक दोस्त से बात कर रहा था, ये बड़ी ट्रेजेडी है हमारे देश में, कहाँ आप फंस जाएंगे, क्या हो जाएगा। एक आपको बीमारी का तो आपको अंदाजा ही नहीं है कि कब कौन सी बीमारी आ जाएगी, किसको हार्ट अटैक आ जाएगा, कौन कहाँ मर जाएगा, अस्पताल जाएगा, वहां जो है मरे हुए का इलाज कर रहे होते। हॉस्टल में लड़की पढ़ रही है, वहां रेप हो जाता है उसके साथ और उसके माँ बाप को फंसाया जाता है। तमाम जितनी तरह की गुंडागर्दी हो सकती है, उस सरकार के नाम पर, न्याय व्यवस्था के नाम पर, कानून व्यवस्था के नाम पर सिर्फ गुंडागर्दी चल रही है। बिहार के डीजीपी बताइए, जो लड़की मरी है, उसके माँ बाप से कह रहे हैं कि तुमको ऐसा करना है कि तुम्हारी बेटी के साथ रेप नहीं हुआ है, तुम्हारी बेटी ने आत्महत्या की, और ये दबाव बनाने के लिए उनका डीएनए टेस्ट कर रहे हैं उनके परिवार के लोगों का। ये क्या है? मतलब डीजीपी, होम मिनिस्टर, मुख्यमंत्री लूट में शामिल है, गुंडागर्दी में शामिल है। जजेज, टोल प्लाजा फोल प्लाजा तो छोड़ दीजिए, ऑटो वाला कहां आपसे मारपीट कर लेगा। आप कार बुक करिए, कहां मारपीट कर लेगा। कोई बता रहा था कि आप जाइए पूजा कराने के लिए, पंडित बोलेगा 101 रुपया, बाद में बोलेगा नहीं 10,000 से कम लूंगा नहीं, मारपीट कर लेंगे आपके साथ। तो पूजा कराने जाइए तो मारपीट, टोल प्लाजा क्रॉस क्रॉस कीजिए तो मारपीट, गाड़ी खड़ी करनी है सड़क पे तो मारपीट। मतलब सड़क पे कहीं फुटपाथ नहीं, आपको कहाँ। कल भी मैं जिक्र कर रहा था, आज मैं एक वीडियो कल बना के लाऊंगा आज, क्योंकि वो वहां पे हम जिस गार्डन में जाते हैं, उस गार्डन में पिछले दिनों मतलब समझिए 1-1.5 महीना से वहां बन रहा था, भव्य पंडाल बन रहा था, आज उजड़ रहा था। शायद कल फंक्शन हो गया होगा, मुझे नहीं पता था क्या। मतलब करोड़ों रुपए, मुझे लगता है कि 25-30 करोड़ रुपया लगाया गया होगा खाली पंडाल बनाने। तो पता चला कि जैन समाज के 60 युवक युवती जो है वो दीक्षा ले रहे हैं, उसके लिए ये खड़ा किया गया पूरा। हमारे दूसरी तरफ भी वैसे ही एक और गार्डन है, गार्डन नहीं है लेकिन खाली जगह है, वहां भी लगाया गया है, वहां भी वही सब चल रहा था। तो हमने वो नहीं लिया वीडियो, लेकिन अब हम जाते समय आपको दिखाएंगे किस तरह क्या हाल है। मतलब आपको कहीं लगेगा नहीं कि प्रशासन है, आपको कहीं लगेगा कि नहीं कानून का राज है। हर तरफ गुंडागर्दी, गुंडों का राज। फुटपाथ पे सब्जी वाला भी मैं देखता हूँ महिलाओं से किस बदतमीजी से बात करता है। सब मगर पूछा उसने कि भैया ये सब्जी कैसे है, या ये केला कैसे बेच रहे हो, या अंगूर कैसे बेच रहे हो। एक तो वो दाम बढ़ा करके बोलेगा, फिर आप मुड़िएगा तो फिर आपको बोलेगा, जिससे समझिए मान लिया कि बोल दिया कि केला कैसे दे रहा है, तो बोलेगा 80 रुपये दर्जन, मत लीजिए आप। बोलेगा 60 रुपए ले लीजिए, अरे कैसे लीजिएगा बहन जी, फिर वो गली आएगा। मैंने कहीं को डांटा है कि गधा तू मार खाएगा। इसलिए अगर मनसे वाले तुमको कूटते हैं तो मुझे अफसोस नहीं होता है। मनसे वाले ऐसे इन्हीं को कूटते हैं, और ज्यादातर यूपी बिहार वाले। और मनसे वाले पीटते हैं तो मुझे उस समय खुशी होती है कि ये बदतमीज। आप ऑटो पे चढ़िए, यहाँ देखिए कितने बदतमीज ऑटो वाले। मतलब आपसे 1 रुपया, अगर अभी 26 रुपया, 26 रुपया कौन हिसाब से लोग भाड़ा तय करते हैं मुझे ये नहीं पता, 1 रुपया कहीं दिखाई नहीं पड़ता। तो 25 रुपया अगर आपके पास है तो वो लड़ाई कर लेगा, 30 रुपया लेके चला जाएगा आपसे। हालांकि मैं तो छोड़ देता हूँ कि रख लो और लड़ना मत। मैं ये बोल के देता हूँ कि लड़ना मत यार, ये 2-4-5 रुपया से तू जो है अमीर नहीं हो जाएगा। एक बार बीमार पड़ेगा ना, तो डॉक्टर एक दिन में तुम्हारा जो है मतलब पूरे 10 साल की कमाई निपटा देगा, और बचोगे भी नहीं। ये इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा कितनी बड़ी लूट है मेडिकल लाइन में, अंदाजा नहीं लगा सकते ये ऑटो वाले फोटो वाले। लेकिन एकदम आपाधापी मची हुई है, लूटने में लगे हो सब, जिसको देखो लूट रहा है। मंदिर में लूट, मस्जिद में लूट, दरगाह पे लूट, अस्पताल में लूट, स्कूल में लूट, सड़क पे लूट, लूट है।
और वो है ना कि राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट, अंतकाल पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। भयानक लूट है, और ये लूट से बचाने के लिए हमने सरकार बनाई, लेकिन सरकार खुद लूट में शामिल है। 9,000 करोड़ का मालिक अपने आप को गोली मार देता है। ये संदेश है आपके लिए, जो दिल्ली या उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो जस्टिस कह रहे हैं, वो आपके लिए संकेत है कि उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में न्याय का शासन नहीं। जजेज परेशान है, सीजीएम का ट्रांसफर कर दिया जाता है। कैसी सरकार आपने बनाई है, आप गिरेबान में झांक करके देखो, क्योंकि नहीं देखोगे तो कुछ बचेगा नहीं। अमेरिका की दादागिरी एक दिन में नहीं हुई। अभी देखिए सोना बहुत चढ़ उतर रहा है। आज क्या है, मैं जरा से देख लूँ, आपको बताता हूँ कहाँ से मुझे दिखेगा सोना। मैं आपको आज बताता हूँ सोना कहाँ है। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये सब समझना, कमोडिटीज। गोल्ड जो है घट के आज भी नीचे गिरा है, 7,000 रुपया नीचे गिरा है। और सिल्वर जो है 23,000 नीचे गिरा है, आज भी गिर रहा है। और सोने चांदी में भयानक गिरावट जो है जारी है। अब देखिए जो ये जो सोना चांदी में अचानक जो तूफान आया है, उसकी बड़ी वजह बताई जा रही है कि ये जो अमेरिका का जो दादागिरी है, उसको कम करने के लिए पूरी दुनिया के देश जो है इस पर विचार कर रहे हैं। इस पर रात में भी बात करेंगे हम। और ये बहुत बड़ा खेल है, और इसके पीछे जो है, थोड़ा पीछे ले जाते हैं आपको। अमेरिका का दबदबा जो है बेसिकली सेकंड वर्ल्ड वार के बाद बढ़ा, और खास करके जो युद्ध जो हुआ था उसमें जो यूरोपीय देश, बहुत सारे देश तबाह हो गए थे। और आपको पता है कि नागासाकी हिरोशिमा में जो है एटम बम गिराया था अमेरिका ने जापान के ऊपर, तो शहर बर्बाद हुए। युद्ध समाप्त होते होते अमेरिका की गुंडागर्दी वहां। और जो है उसके बाद ये यूरोपियन कंट्रीज थे, उनको जो कर्ज देने की शर्त रखी थी अमेरिका ने कि डॉलर में कर्ज दूंगा और डॉलर में कर्ज लूंगा। और यहां से जो है डॉलर का दबदबा बढ़ने लगा। और अब स्थिति ये आ गई है कि ट्रंप ने जो गुंडागर्दी की है, उससे लोगों को ये लग गया है कि ये डॉलर जो है वो भविष्य के लिए खतरा है और इससे निकलने की जरूरत है। हालांकि कई बार कोशिशें हुई है, लेकिन अब ये हो गया है कि ये स्टेबल करेंसी नहीं है। इसके साथ रहेंगे तो संप्रभुता हम सबकी खत्म हो जाएगी, जैसे वेनेजुएला के साथ हुआ। जैसे भारत को कहा ट्रंप ने कि अब वेनेजुएला से तुमको तेल खरीदना है, जो भारत जैसे देश को धमका सकता है। ट्रंप की हैसियत या ट्रंप की जो है बेवकूफी कितनी ऊंची है, इसका आकलन कर सकते हैं। अहंकार कितना बड़ा है ट्रंप का, जिस देश को चाहे जैसे डिक्टेट कर रहा है। लेकिन दुनिया के देश जो है वो चुप नहीं रहने वाले, खास करके चीन जो है, चीन सबसे बड़ा खतरा है अमेरिका के लिए। और अब लड़ाई जो है एटम बम से नहीं हो, मूर्ख हैं जो जमा कर रहे हैं ये सारी चीजें। अब लड़ाई हो रही है दरअसल टेक्नोलॉजी की लड़ाई, जिसमें हम जीरो हैं। हम मंदिर बनाने में लगे, हम हिंदू मुसलमान करने में लगे, हम ब्राह्मण और राजपूत यादव इसमें करने में लगे हुए। बढ़िया है, करते रहिए। और पूरी दुनिया की लड़ाई जो है अब टेक्नोलॉजी की लड़ाई है। ये जो डिजिटल फ्रॉड है वो कितना भयंकर हमारे देश में हो रहा है, उससे भी अंदाजा लगा सकते हैं। तो अब कह रहे हैं कि ये जो डॉलर है स्टेबल करेंसी नहीं है, इसलिए दुनिया भर के देश जो है वो सोना और चांदी खरीद रहे हैं। चांदी तो केवल आभूषण में इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि चांदी जो है, जो मॉडर्न कई सारे सामान बनते हैं, हर जगह लगभग इस्तेमाल होता है चांदी का। और ये जो इतना भाव बढ़ा है उसके पीछे वजह ये है कि लोग सोना, हर देश सोना खरीद रहा है, चीन भी, भारत भी। और चीन का खाली मैं डेटा आपको दूं तो 2000 से 2025 के बीच चीन का गोल्ड रिजर्व 483% बढ़ा है। भारत ने भी अपनी खरीद बढ़ाई, 15% खरीद बढ़ गई है भारत की, ये रिजर्व बढ़ गया है। तो ये हालत है दुनिया की। दुनिया में भी आपाधापी है, हमारे देश के भीतर भी आपाधापी है, हमारे परिवारों में भी आपाधापी है। नैतिकता गायब है, हम लूट में शामिल हैं।
हमको लग रहा है कि लूट के हम रख लेंगे तो हमारी पीढ़ियां काम आएगी, लेकिन 9,000 करोड़ का मालिक जब आत्महत्या कर लेता है तो समझ में आता है कि ये जमा पूंजी कल काम नहीं आएगी। आज सत्ता में हो, कर लो जमा, कल दूसरे सत्ता पे जो बैठेंगे वही हाल करेंगे। तो फिर से जो है हम, जो बर्बर वर्ल्ड हुआ करता था, जो कबीलों वाली दुनिया हुआ करती थी, हम उस तरफ लौट रहे हैं। और विडंबना है कि धर्म जो नैतिकता का पाठ पढ़ाया करता था किताबों में ही सही, वो धर्म भी जो है आकंठ पाखंड में डूबा हुआ और लूट में शामिल है। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है और हम सबके सोचने की बात है। बहरहाल हमारे साथ ढेर सारे साथी हैं। सुरेश चौधरी जी हैं, नमस्कार। नमस्कार धनंजय जी, सभी नागरिक परिवार को भी प्रणाम, आप सभी स्वस्थ रहें, जय संविधान। और विजय कुमार जी नमस्कार। चंद्रशेखर साहू जी नमस्कार। राजेश राठौर भाई नमस्कार। फातिमा मोहम्मद जी नमस्कार। लक्ष्मी अय्यर जी नमस्कार। मोहम्मद इस्माइल भाई नमस्कार। और नमस्कार जसलीन जी। अशोक धूपर भाई नमस्कार। और हमारे साथ हैं लक्ष्मी जी, कह रही हैं कि सुना है बजट में निर्मला सीतारमन ने आयुर्वेदा एम्स के लिए एलोकेशन किया। हाँ, तीन तीन एलोकेशन किया है, 3 आयुर्वेदा ये एम्स बनेंगे। अब कब बनेंगे वो अलग बात है, अनाउंसमेंट हो गया। अभी कई जगह अनाउंसमेंट हुआ है, वहाँ एम्स नहीं बन पाया। गड्ढा है तो गड्ढा रखा हुआ है, अनाउंसमेंट कर देने में सबसे आगे रखते हैं। याद करिए, वो बिहार को नरेंद्र मोदी गए थे 2014 के चुनाव में, और 2015 का चुनाव था, कितना दूं, इस पर बिहार की चर्चा ही नहीं हुई। और सुरेंद्र तंवर भाई भी है, नमस्कार। और हैं गणेश मीना जी नमस्कार। फातिमा जी कह रही हैं धनंजय सर, बीजेपी आरएसएस तो शुरू से ही संविधान विरोधी है, तो वर्तमान सरकार संवैधानिक तरीके से पूरी तरह चल ही नहीं सकती, इसमें नया कुछ नहीं है। सही कह रहे हैं, लेकिन इतने निर्लज्ज हो जाएंगे किसी ने नहीं सोचा था। फातिमा जी आप बिल्कुल सही कह रही है, और सही बात है। 90 के बाद के लोग जो है वो दलित पिछड़े, उनको नहीं पता है कि हिंदू राष्ट्र जब था, राजा हुआ करते थे हिंदू राजा, तो क्या इनकी हालत थी। मनुस्मृति कहाँ है, न महिलाओं को पता है, न इस देश के युवाओं को पता है। दुर्भाग्य की बात है। चलिए पता लग जाएगा, दिन रात जैसे होता है वैसे ये भी क्रम है एक, घबराने की बात नहीं। लक्ष्मी अय्यर जी कह रही है इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज बोल तो रहा है कि किसी जिला में कानून व्यवस्था नहीं है, किसी जिला में कोई सुपरिटेंडेंट जो है नहीं सुन रहा है न्यायपालिका की बात। ये बड़ी हिम्मत की बात है, 1 2 लोग 4 लोग हैं लेकिन बोल रहे हैं, और बोलना पड़ेगा, नहीं बोलोगे सब जो है दफन कर दिए जाओगे। और लक्ष्मी अय्यर जी कह रहे हैं आयुर्वेदा की दवाई के प्रोलॉन्ग यूजेस 2 हफ्तों से ज्यादा में मर्करी पॉइजनिंग और मेटल टॉक्सिसिटी जैसे डेंजरस हेल्थ कंसर्न होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लक्ष्मी जी, और मैं तो बिल्कुल भरोसा नहीं करता हूँ, क्योंकि इतने झूठे लोग इसमें भरे पड़े हैं। ये जो बाबा झामदेव है उसको याद कीजिए, क्या बोला, बोला कि जो है जो बीमारियां आने वाली है उसका भी इलाज हमारे आयुर्वेद। मैंने कहा हैजा का इलाज तो तुम्हारे पास था नहीं यार। हिंदुस्तान में जब जो है हैजा में मर गए, करोड़ों लाखों लोग मर गए हैजा से, जिसका सीधा जो है नमक पानी, नमक और शक्कर का घोल पियो, गुड़ का घोल पियो और आप ठीक हो जाओगे, वो हैजा से मर जाते थे लाखों लोग। और वो बता रहा है बहुत महान हम थे, आगे आने वाली बीमारियों को इसी में मरवाया इसने ढेर सारे लोग। कुछ मर गए कोरोना के दौरान, कुछ लोग अभी मर रहे हैं, फिर मर जाएंगे तो बोलेगा वो तो ईश्वर का, इतनी ही उम्र थी क्या करिए, सब ईश्वर के हाथ है। कोई जो है किसी उम्र में मर सकता है, मरते रहते हैं लोग, मरते रहते हैं और मारे जाते रहते हैं, इसमें अंतर है। और सुमित वाली जी नमस्कार, कल आपसे अच्छी बात हुई। और अशोक धूपर जी कह रहे हैं कि टोल प्लाजा ही किस लिए, सिर्फ गुंडागर्दी के लिए। टोल प्लाजा है कि जो बड़ी बड़ी सड़कें देख रहे हैं, इस सड़कों पे आप चलते हैं तो सड़कों को बनाने में बहुत पैसा खर्च होता है, इसलिए पैसे दीजिए। लेकिन ये सड़कें इसलिए बनाई जाती है ताकि व्यापारी आपके घर तक सामान पहुंचा सके। ये सड़कें इसलिए बनाई जाती है कि जो
सड़क निर्माण में सबसे ज्यादा कमाई होती है। वो सीमेंट की फैक्ट्रियां, वो छड़ की फैक्ट्रियां, बड़ा बिजनेस है, बड़ा रोजगार है। तो वो बड़ा खेल है, भयंकर लूट है, लेकिन कौन इसको खोले। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। फातिमा जी थैंक यू। और लक्ष्मी जी कह रहे हैं कि आयुर्वेदा मेडिसिन की एफिशिएंसी, यानी ये साइंटिफिक रिसर्च की दवाई काम करती है कि नहीं, आज तक नहीं। वो रिसर्च के लिए भी सेंटर खोल रहे हैं, रिसर्च होगा इसमें। खाना सब मिलावटी होगा, मतलब आप घी लीजिए, मैं आप घी के, इतनी सारी बातें मेरे पास होती है कि टाइम बहुत गुजर जाता है। अभी घी की बात बताता हूँ। घी अमूल बेचता है कुछ 550 600 में आता है, 650 के आसपास में। अब मॉल में जाइएगा तो डिस्काउंटेड रेट पे मिलता है, एमआरपी से नीचे रेट पे मिलता है। फिर एक घी यहाँ मिलता है लक्ष्मी जी, पारसी डेयरी का घी मिलता है। पारसी डेयरी का घी 1 किलो लीजिएगा, मैं 1 किलो का अमूल का बता रहा था डिब्बा। पारसी डेयरी का लीजिएगा तो वो 1310 रुपया बता रहा था, लेकिन शायद उसमें डिस्काउंट करके कुछ और कम हो जाता है। कल मैं गया हुआ था एक और जगह खरीदने के लिए, वहां उसने कहा कि मैं आंवला खरीदने गया था, आंवला कैंडी। और मैं वहां गया तो वहां देखा, उसने बताया, हमने कहा घी भी रखते हो क्या, पारसी डेयरी रखते हो? बोला नहीं, पारसी डेयरी का घी नहीं है, लेकिन ये सर देखिए बड़ा कमाल घी है। क्या है? तो हिमालय कोई कंपनी है और उसका T2 जी, A2, सॉरी A2। और वो जो है बोला कि गिर के गाय का घी, गिर के वन है वहां गाय जो है जाती हैं और चरती हैं, और उसका घी है। और उस घी का रेट उसने बताया 950 रुपया का आधा किलो, यानी 1900 रुपया किलो। मैंने कहा ये सही लग रहा है, क्योंकि हमारे गांव में भी घी जो है बहुत महंगा मिलता है, 1800, 1900, 2000। हालांकि उसमें अब तो हम सुन रहे हैं कि यूरिया मिला देते हैं दूध में, उससे घी बनाते हैं। हमने ये भी सुना कि घी के भीतर जो है वो आलू पका करके चूर देते हैं, मैश करके डाल देते हैं, डालडा मिला देते हैं, तमाम मिलावट होती है, कोई चीज शुद्ध नहीं। तो खैर मैं वो घी लेकर के आया, 950 रुपये का आधा किलो। वाइफ ने कहा इतना महंगा घी क्यों खरीदा? हमने कहा अस्पताल में पैसा देने से बढ़िया है कि खाने पे खर्च करो। शुद्ध, बोले शुद्ध चीजें ढूंढने जाओगे तो बड़ा मिलना। तो वाइफ ने मेरा जो है घी को सूंघ के देखा, हम कि घी को सूंघ के देखो, हमको, हम देख लिए, हमको समझ में आ गया वाकई इसलिए घी है। और बेटे को मैंने कहा कि बेटा 1 चम्मच घी खाना। मैं पहले बहुत घी खाता था, 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच का शाम, मतलब जब माँ घी देती थी गाँव से लेकर के, और मैं वो घी जो है चम्मच डुबा करके 1 चम्मच सुबह, एक जब मतलब मैं आता था घर में तो 1 चम्मच घी खाता था। जब पटना आया वहां भी मेरी आदत थी, तो घी खाने की मेरी आदत है। लोग कहते हैं ज्यादा फैट खाइएगा फलाना हो जाएगा, मैं इस समय बिलीव नहीं करता। सही खाना खाओ, अस्पताल से बचो, सेहत सही रखो। और डॉक्टर के फेर में फंस जाओगे तो मरोगे, ये लिख लो। क्योंकि डॉक्टर ज्यादातर, हालांकि मेरा भाई डॉक्टर बोलता भैया ऐसा क्यों बोलते हैं आप, डॉक्टर के पास नहीं आइएगा तो कहाँ जाइए। हमने कहा कि बड़ा संकट हो गया है, और ये जो जब से ये शुरू हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, मेडिक्लेम, आयुष्मान भारत, तब से तो हमारा देश और बर्बाद हो गया। मतलब लूट, हर जगह लूट, जो उसको जांच करने वाला है वो भी लूट, अस्पताल में लूट, हर जगह लूट। कैसे सुधरेंगे नहीं पता मुझे। बहरहाल, तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर शाम की चौपाल में।